तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में भारत की मेजबानी में प्रगति 2026 एक्सरसाइज कहां पर अभी शुरू हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय में। तो भारतीय सेना पहली बार ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम प्रगति है, इसका आयोजन कर रही है। अभी 20 मई को ये शुरू हो गया है, 2 सप्ताह तक चलेगा। कहां पर? मेघालय में, मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में। और इसमें भारत समेत 12 मित्र देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही है। वो 12 देश कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपके यहाँ पे लिख दिए हैं। भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम। तो इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करना और एशिया के देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाना। ठीक है, तो एक्सरसाइज का नाम याद रखना है, कहां पर हो रहा है ये याद रखना है। आयोजन भारतीय सेना ने किया है। अब इसी तरह से 2026 के जो मिलिट्री एक्सरसाइज वाले प्रश्न है वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। एक हमने पढ़ा था धर्मागार्जन अभ्यास, भारत जापान के बीच में हुआ उत्तराखंड के चौबटिया में। कलारी लीप अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया। कहां पर? लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में। अग्निवर्षा अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और यूएस के बीच में हुआ हिमाचल प्रदेश के बकलो में। वज्रघात अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया राजस्थान में। लामितीय अभ्यास भारत सेशल्स के बीच में हुआ सेशल्स में। और इन सेतु अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में हुआ हिंद महासागर क्षेत्र में मलक्का जल संधि के पास। मिलान अभ्यास आयोजन इसका इंडियन नेवी करती है। बहुराष्ट्र अभ्यास है, मतलब बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया। कहां पर हुआ? विशाखापत्तनम में। वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायु सेना ने आयोजन किया था राजस्थान में। सागर कवच मॉक ड्रिल भारतीय तटरक्षक बलों ने आयोजन किया था माहे और केरल के तटों पर। उसके अलावा सी ड्रैगन अभ्यास अमेरिका ने इसका आयोजन किया था गुआम तट पर पैसिफिक ओशियन में। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया। अमोघ ज्वाला सैन्य अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था बबिना फील्ड फायरिंग रेंज उत्तर प्रदेश में। अभी काकाडो अभ्यास हुआ था, ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजन करता है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया, ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। भारत की तरफ से आईएनएस नीलगिरी ने हिस्सा लिया। शक्ति द्वीप संयुक्त सैन्य अभ्यास ये हमारा त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है, ट्राई सर्विस। हमारी तीनों सेनाओं ने इसका आयोजन किया था, मतलब तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था। आयोजन इसका अंडमान और निकोबार कमान ने किया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच में हुआ, मिस्र में ही हुआ था, इजिप्ट में ही। ब्रह्मास्त्र युद्ध अभ्यास भारतीय सेना ने किया था राजस्थान में। और डस्टलिक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था, उज्बेकिस्तान में। और ये हमारा प्रगति अभ्यास के बारे में हम पढ़ रहे हैं, भारतीय सेना ने इसका आयोजन किया मेघालय के उमरोई में। सिनबैक्स अभ्यास यह भी भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ, कंबोडिया में। और इन SLN डाइव एक्स 2026 नौसैनिक अभ्यास, नाम से समझ में आ रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ था। श्रीलंका के कोलंबो में भारत की तरफ से INS निरीक्षण ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये सभी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में DRDO ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली ULPGM-V3 मिसाइल का सफल परीक्षण अभी कहां पर किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो अभी DRDO ने एक नई मिसाइल ULPGM-V3 का भी सफल परीक्षण किया। इसका मतलब हो गया, इसका पूरा नाम है U मतलब UAV, मतलब अनमेन्ड एयर व्हीकल जिसे आप ड्रोन कहते हो। और बाकी का मतलब हो गया L से लॉन्च्ड, P से प्रिसिजन, G से गाइडेड और M से मिसाइल। मतलब ये एक ऐसी स्मार्ट मिसाइल है जिसे आप ड्रोन से भी लॉन्च कर सकते हो। प्रिसिजन गाइडेड का मतलब होता है ये अपने लक्ष्य को बहुत सटीकता से निशाना बनाती है ये मिसाइल। तो अब इसका परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुआ। यहाँ पे 2 तरह से परीक्षण किए गए, टेस्टिंग किया गया। एयर टू ग्राउंड मतलब हवा से जमीन पर हमला करके, और एयर टू एयर यानी कि हवा में, दूसरा लक्ष्य हवा में ही था, हवा से हवा में वार किया गया, परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की कुछ खास बातें बताई गई है, जैसे लगभग 10 किलोमीटर तक इस मिसाइल से आप हमला कर सकते हो। इसमें ड्यूल चैनल सीकर लगा है जिससे ये दिन और रात दोनों समय आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें मॉड्यूलर वॉरहेड तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जरूरत के अनुसार अलग अलग प्रकार के हथियार लगाए जा सकते हैं। और अगर बात करें ये किन लक्ष्यों पर हमला कर सकती है, तो जमीन पर मौजूद टैंक हो गया, सैन्य वाहन हो गए, या हवा में उड़ रहे दुश्मन सेना के ड्रोन या हेलीकॉप्टर को आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया। अभी DRDO की बात करें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन है समीर V कामत, पहले चेयरमैन थे दौलत कोठारी। मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम।
कुछ और प्रश्न अभी डीआरडीओ से मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो अभी भारत में स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका लॉन्ग रेंज गाइड रॉकेट का भी पहला सफल परीक्षण किया था। इसका रेंज है 120 किलोमीटर और परीक्षण उड़ीसा में हुआ था। डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश को बनाया है। ये खारे पानी को मीठे पानी में बदल देता है। और डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट तकनीक का परीक्षण किया। कहां पर? उड़ीसा में ही। और डीआरडीओ ने एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन को लॉन्च किया था। उसका नाम है विक्रम VT-21। टैंक जैसा वाहन है। डीआरडीओ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय को अभी प्रज्ञा नामक उपग्रह खुफिया प्रणाली सौंपी है। डीआरडीओ ने CBRN फील्ड ट्रेनिंग और प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया भी नई दिल्ली में। और डीआरडीओ ने उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से एक अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का भी परीक्षण किया था। इस मिसाइल में MIRV तकनीक लगी हुई है। मतलब एक मिसाइल आप दागोगे और बहुत सारी जगह ये निशाना लगा पाएगी। ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना अभी कहां पर शुरू होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। मतलब दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहीं पर ये देश की पहली एयर ट्रेन बनाई जा रही है। अब ये एयर ट्रेन है क्या? आप यूं समझो, एक छोटी चालक रहित बिना ड्राइवर वाली ट्रेन है जो हवाई अड्डे के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ेगी। मतलब जो पैसेंजर है, जो यात्री है, इसमें बैठकर जल्दी और आसानी से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जा सकेंगे। मतलब इसका जो अंदर ही अंदर जो रूट होगा ना, वो 7.7 किलोमीटर लंबा रूट होगा। तो इसे लाने का, इसे चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी जो यात्री हैं, जो पैसेंजर है, उनको अगर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाना है तो बस या सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसमें बहुत समय जाता है। तो इस एयर ट्रेन के आने से उनका समय बचेगा, ट्रैफिक जो जाम हो जाता होगा, मतलब भीड़ लग जाती है, वो कम होगी, यात्रियों को ज़्यादा सुविधा मिलेगी और यात्रा तेज और आरामदायक होगी। तो इस परियोजना में जो लागत आने वाली है, तो अनुमानित लागत है 2000 करोड़ से लेकर 4000 करोड़ तक खर्चा आने वाला है और 2027 के अंत तक शुरू होने की संभावना है। ठीक है, तो ये देश की पहली एयर ट्रेन है। एयर ट्रेन मतलब आपको समझ में आ गया क्या इसका काम है और कहां पर शुरू होगी, ये जरूर याद रखना। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है नई दिल्ली में, वहां पर। अब इसी तरह से कुछ और ट्रेनों की बात करते हैं। जैसे कि भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली LNG डीजल ड्वेल फ्यूल डेमो ट्रेन शुरू की थी। मतलब ये LNG से भी चलेगी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और डीजल से भी चलेगी। हमारे केंद्रीय जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने बंगलुरु में एक नए बुलेट ट्रेन बनाने वाले प्लांट का उद्घाटन किया। उस प्लांट का नाम आदित्य है। देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद सोनीपत रूट पर शुरू की जाएगी। और अभी मोदी जी ने, अभी नहीं मतलब ये पुरानी ही बात है, 2020 की, जब मोदी जी ने दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया था। आज हमारा प्रश्न ये एक तरह से ड्राइवरलेस ट्रेन ही है एक तरह से, तो उसी से संबंधित ये पॉइंट मैंने डाल दिया यहाँ पे। और देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अभी शुरू हुई असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच में। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 कब मनाया गया? तो हर साल ये 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। उद्देश्य है लोगों को ये समझाना कि प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारे जीवन और पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। और थीम क्या है? वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। और संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर सन 2000 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अच्छा, ये 22 दिसंबर से कंफ्यूज मत होना कि 22 मई है कि 22 दिसंबर है। ये बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन इसको मनाने की घोषणा की थी कि हम मनाएंगे, है ना, मनाएंगे तो 22 मई को ही। अब ये प्रश्न जरूर आ सकता है कि 22 मई को ही क्यों? क्योंकि 22 मई 1992 को नैरोबी में, जो कि केन्या की कैपिटल है नैरोबी, वहां पे जैविक विविधता पर कन्वेंशन को अपनाया गया था, इसीलिए 22 मई। अच्छा, जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर मौजूद सभी तरह के पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, कीट और सूक्ष्म जीव, ये मिलकर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। अब चलो, डे वाला प्रश्न है। मई में बहुत सारे दिवस हो गए भैया, बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि जब भी डे वाला प्रश्न आता है मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूँ उस मंथ के, उस महीने के सारे डेज। ठीक है, तो बस आपको मेरे साथ साथ बोलना है और कुछ नहीं करना। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस था, लेबर डे। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिक दिवस। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे।
5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, जो कि मई के पहले मंगलवार को था। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 15 मई को ही राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस था, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी था। फिर 17 मई को विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस, 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया, 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस, और 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, और 21 तारीख को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में भी हमने मनाया। तो मई के ये सारे दिवस अभी तक हम मना चुके हैं, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी ने किसके सहयोग से स्माइल मिशन लॉन्च किया अभी? तो आंसर होगा चाइना। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ने मिलकर अभी स्माइल मिशन को लॉन्च किया है। स्माइल का पूरा नाम हो गया सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर आयनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर। अब ये मिशन करेगा क्या? तो सूर्य से लगातार बहुत तेज ऊर्जा और कण निकलते हैं जिन्हें सौर हवाएं सोलर विंड कहा जाता है, और जब ये पृथ्वी के पास आती है तो पृथ्वी का जो चुंबकीय कवच है मैग्नेटिक शील्ड वो इन्हें रोकने की कोशिश करता है। तो स्माइल मिशन में यही देखा जाएगा कि सूर्य की हवाएं पृथ्वी से कैसे टकराती है, इससे अंतरिक्ष में क्या बदलाव होते हैं, और सौर तूफान सोलर स्टॉर्म कैसे बनते हैं, और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि कभी कभी ये जो सौर तूफान होते हैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, और इनसे क्या खतरे हैं हमें, हमारे जो सैटेलाइट्स है वो खराब हो सकते हैं, हमारा जीपीएस सिस्टम प्रभावित हो सकता है, मोबाइल और इंटरनेट संचार में दिक्कत आ सकती है, जो बिजली ग्रिड है उन पर असर पड़ सकता है। तो स्माइल मिशन पहले से जानकारी देकर इन प्रणालियों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा, इसलिए ये मिशन जरूरी है। और ये यूरोप और चीन का आप कह सकते हो 50-50 एक संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसमें एक्सरे और यूवी कैमरा लगे, अल्ट्रा वायलेट जो कैमरा लगे वो इसमें है, जो अंतरिक्ष की गतिविधियों को देखेंगे। अच्छा, बात करें इसको मिशन को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो इसे अभी दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना में स्थित यूरोप के स्पेस पोर्ट से वेगा सी रॉकेट से इस मिशन को लॉन्च किया गया है। बाकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात कर ले, स्थापना 1975 में हुई थी, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, डायरेक्टर जनरल है जोसेफ एस्बेकर। अच्छा, यूरोप के नेविगेशन सिस्टम को क्या कहते हैं? गैलीलियो कहते हैं। अब इसी से कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट मैं आपको रिवाइज कराऊं तो बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन लॉन्च किया था, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सौरमंडल के पिंडों यानी कि सोलर सिस्टम बॉडीज का निरीक्षण करने के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गेया स्पेस टेलीस्कोप ने शिव और शक्ति नामक दो प्राचीन तारों की धाराओं की खोज की। और किसने एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए रामसेस मिशन लॉन्च किया था? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सेलेस्टे मिशन के तहत दो नए उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं, IOD-1 IOD-2 नाम से। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर को लॉन्च किया था। कहां पर भेजा था? मंगल ग्रह पर भेजेगा, मतलब किससे? स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से। क्या पता लगाएगा ये रोवर ही पता लगाएगा कि भैया क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था या नहीं था। ठीक है, तो इससे ये सारी बातें ध्यान में रखनी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी आरबीआई ने किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा गुनवीर सिंह। तो अभी आरबीआई ने गुनवीर सिंह को अपना नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। इतना ही आपको याद रखना है। आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसकी जो स्थापना है किसकी सिफारिश पर होती है? यंग हिल्टन आयोग। नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949। वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख रहे। और इसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, वो नाम ध्यान में रखना। सुरेश चंद्र मुर्मू, रोहित जैन अभी नए बने बिल्कुल लेटेस्ट, एक स्वामीनाथन जानकी रमन और पूनम गुप्ता है। इन चारों में ये महिला है। और वैसे नियुक्ति वाला प्रश्न है, अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, चलो नियुक्ति आपको रिवाइज करवाते हैं। अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए अध्यक्ष बने शशि शेखर वेम्पाती। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल बने अनंत स्वरूप। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती बने, और कार्यकाल बढ़ गया वैसे इनका।
भारत का नया नौसेना प्रमुख बनाया गया कृष्णा स्वामीनाथन को। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी। और भारत के नए सीडीएस इस महीने के एंड में बन जाएंगे एनएस राजा सुब्रमणी। ये रिप्लेस करेंगे अनिल चौहान को और तीसरे नंबर के बनेंगे। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए जोसेफ विजय थलापति, जो एक्टर है वो। इनकी पार्टी का नाम जरूर याद रखना, टीवी के तमिलगा वेट्री कजगम। केरल के नए मुख्यमंत्री बन गए वीडी सतीशन। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई के 2026-27 के लिए नए अध्यक्ष बनाया गया आर मुकुंदन को। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष सहदेव यादव। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद है, इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी डॉक्टर अशोक कुमार पांडा बन गए। यूआईडीएआई इसके नए सीईओ अभी बने सौरभ विजय। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में शी मार्ट्स यानी कि स्वयं सहायता उद्यमी मार्ट पहल, इसको अभी किसने लॉन्च किया? मतलब इस पहल के लिए एक राष्ट्रव्यापी रोड मैप अभी किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो याद रखना, शी मार्ट्स एक नई सरकारी पहल है जिसे अभी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गांव की महिलाओं को अपना सामान बेचने के लिए बड़ा और अच्छा बाजार उपलब्ध कराना। एक्चुअली में गांव में बहुत सी महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके अचार, पापड़, मसाले, कपड़े, हस्तशिल्प आदि बनाती हैं, लेकिन उन्हें अपने उत्पादों को बेचने के लिए सही मार्केट नहीं मिल पाता। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए भी सरकार ये शी मार्ट्स शुरू कर रही है। जैसे हम सुनते हैं ना, वॉलमार्ट, वी मार्ट, डी मार्ट, तो ये होगा शी मार्ट। तो ये शी मार्ट महिलाओं के द्वारा चलाए जाने वाले ग्रामीण बाजार और दुकानों का नेटवर्क होगा। यहाँ महिलाओं के समूह, जो ग्रुप्स हैं, वो अपने उत्पाद, जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, वो बेच सकेंगी और इससे उनकी कमाई बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और वैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बताने की जरूरत नहीं है, स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं आपको बताइए। गांव की जो गांव क्षेत्र की महिलाएं होती हैं, वो आपस में मिलकर के ग्रुप बनाती हैं, उसी को कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये मिलकर के बचत करती हैं, बैंक से लोन लेती है, अपना छोटा व्यवसाय शुरू करती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम है, इसका भी सफल परीक्षण कहां पर किया गया? तो सही उत्तर होगा चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज, मतलब उड़ीसा में। तो भारत ने अभी हाल ही में स्वदेशी लंबी दूरी की रॉकेट प्रणाली सूर्यास्त्र का भी सफल परीक्षण किया है। परीक्षण किया गया उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट फायरिंग रेंज में। और इस प्रणाली को पुणे की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी है निबे लिमिटेड, उसने इसको तैयार किया है। तो सूर्यास्त्र रॉकेट की कुछ खास बातों की अगर हम चर्चा करें तो 150 किलोमीटर से, या यूं कहूँ 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की रेंज वाले 2 संस्करणों को यहाँ पर परीक्षण किया गया। तो 150 किलोमीटर परीक्षण में लगभग 1.5 मीटर CEP यानी कि सटीकता माप हासिल की गई, जबकि 300 किलोमीटर वाले परीक्षण में लगभग 2 मीटर की सटीकता माप यहाँ पे हासिल की गई। मतलब ये एक यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्चर सिस्टम है, तरह का लॉन्चिंग सिस्टम है। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से अलग अलग दूरी के रॉकेट और ड्रोन इससे आप लॉन्च कर सकते हो। शूट एंड स्कूट क्षमता, मतलब फायरिंग के बाद तुरंत आप इस लॉन्चिंग व्हीकल का स्थान बदल सकते हो। और इसे अमेरिका का जो हिमरस है उसके जैसे आधुनिक रॉकेट प्रणालियों के समकक्ष इसको माना जा रहा है। मतलब ये उसकी तरह का है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो सूर्यास्त्र है क्या? एक तरह का लॉन्चर सिस्टम है। कहाँ पे अभी इसका परीक्षण किया गया, इसका निर्माण किसने किया, वो सब मैंने आपको बता दिया है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ड्रिल करके कहाँ पृथ्वी की सबसे पुरानी ज्ञात हवा का पता लगाया? तो आंसर होगा अंटार्कटिका। तो जब अंटार्कटिका में हजारों लाखों साल पहले बर्फ जमती गई, तब उस समय की हवा के छोटे छोटे बुलबुले भी बर्फ के अंदर फंस गए। ये बुलबुले एक तरह के समय का कैप्सूल है जिनमें पुराने समय की हवा सुरक्षित रह गई। तो अभी कहाँ पर वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में एलन हिल्स एक क्षेत्र है, वहां पर बहुत गहराई तक ड्रिल करा और उन्हें लगभग 60 लाख साल पुरानी बर्फ मिली। उस बर्फ के अंदर फंसी हुई हवा के बुलबुलों का अभी स्टडी किया गया, अध्ययन किया गया। तो कहाँ पर खोज की गई, एक तो ये याद रखना, पूर्वी अंटार्कटिका के एलन हिल्स क्षेत्र में। मतलब ये जगह बहुत पुरानी
ब्लू आइस के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, यहाँ पे हमें कैसे पता लगा, वैज्ञानिकों को कैसे पता लगा कि ये 60 लाख साल पुरानी है? तो उन्होंने ऑर्गन आइसोटोप विश्लेषण नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे बर्फ में फंसी गैसों की उम्र मापी जाती है। तो इससे पता क्या चलता है? इससे इन बुलबुलों में मौजूद गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को देखकर वैज्ञानिक समझ सकते हैं कि उस समय पृथ्वी का मौसम कैसा था, उस समय का तापमान कितना रहा होगा, वातावरण में CO2 कितनी थी, जलवायु परिवर्तन कैसे हुआ। यानी कि वैज्ञानिक पुराने समय की हवा पढ़ रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? आज पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो पुरानी हवा का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये समझेंगे कि पहले जलवायु कैसे बदली, CO2 बढ़ने से क्या असर हुआ और भविष्य में पृथ्वी पर क्या बदलाव हो सकते हैं। अंटार्कटिका की बात करें तो एक तो ये आपको याद होगा, भारत सरकार ने अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र को साल 2029 तक स्थापित करने की घोषणा की है। वैसे आपको पता है अंटार्कटिका में भारत के 3 स्थायी अनुसंधान केंद्र हैं। एक दक्षिणी गंगोत्री है, सबसे पहला यही था, लेकिन अभी ये वर्किंग स्टेज में नहीं है, लेकिन स्थापित कब हुआ था? 1983 में। दूसरा मैत्री है, 1989 में बना था। और तीसरा है भारती, जो लेटेस्ट है नया वाला, 2012 में बना था। ठीक है, तो ये प्रश्न आ भी चुका है। वर्तमान में केवल 2 ही, मैत्री और भारती जो अनुसंधान केंद्र है वही वर्किंग में है, लेकिन अब जो मैत्री है ना वो भी पुराना हो चुका है, इसीलिए उसकी जगह हम एक नया बना रहे हैं, मैत्री-2। ये जो मैत्री है ना, ये पथरीले पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है, जिसे शिरमाकर ओएसिस कहा जाता है। मैत्री के चारों ओर एक मीठे पानी की झील आपको मिलेगी, जिसे प्रियदर्शनी झील के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा, ये तो हम अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं। वैसे आर्कटिक में भी हमारा एक अनुसंधान केंद्र है, उसका नाम हिमाद्री है, 2008 में स्थापित हुआ था। अच्छा, वैसे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? माउंट विंसन मैसिव। और अंटार्कटिका का जो एक्टिव वॉल्केनो है उसका नाम क्या है? माउंट एरेबस है, रॉस द्वीप पर स्थित है ये। ठीक है, तो अंटार्कटिका से ये कुछ बातें आपको जरूर याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय टीम ने 11वें सांडा विश्व कप में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 5। ये 11वां सांडा विश्व कप की हम बात कर रहे हैं। ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता आप कह सकते हो। 11 से लेकर 16 मई तक हुई थी ये मकाऊ, चीन में। यहाँ पे भारत ने टोटल 5 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। आप देख सकते हो मेडल टैली, पहले पे चाइना है, दूसरे पे वियतनाम है और तीसरे पे भारत है। यहाँ पे 2 गोल्ड है हमारे पास, 1 सिल्वर है और 2 ब्रोंज है। बात करें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर कौन लेकर के आए, तो अपर्णा दहिया 52 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता, और शिवानी ने महिलाओं की 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता। जबकि जो सिल्वर है हमारे पास, सिल्वर कुशल कुमार लेकर के आए थे 48 किलोग्राम कैटेगरी में। ठीक है। अच्छा, ये सांडा क्या है? ये आप कह सकते हो जो वुशु खेल होता है उसी का एक लड़ाकू शैली है। इसमें मुक्के मार सकते हैं, किक मार सकते हैं, पकड़ सकते हो, गिरा सकते हो। तो इन सब तकनीकों का आप इसमें उपयोग कर सकते हो। चीन का एक आधुनिक मार्शल आर्ट भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, तो ये था भी सांडा विश्व कप 11वें नंबर का हुआ था चाइना में। भारत तीसरे स्थान पे रहा, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज के साथ। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके अपने वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक जरूर करना। और डेली इनकी PDF आपको मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए। क्विज जो मॉक टेस्ट होता है वो आपको मिल ही जाता है अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा आपको। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की अभी जो बैठक हुई थी कहाँ पर हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में हुई थी, 26वें नंबर की थी। फिर पूछा, भारत में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में किसने सबसे ज्यादा मेडल जीते? तो आंसर हो जाएगा चाइना ने जीते, और भारत यहाँ पे 11वें स्थान पे था। देश का तीसरा NIFTEM, इसका मतलब क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ये कहाँ पर खुला जाएगा, कहाँ पर स्थापित होगा? तो आंसर होगा बिहार में होगा। ये तीसरे नंबर का है देश का। फिर पूछा, अभी भारतीय वायुसेना की पहली महिला कैट एफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन गई है, कौन? स्क्वाड्रन लीडर सानिया इनका नाम है। फिर पूछा, भारत की पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। फिर पूछा था, केंद्रीय सूचना आयोग ने किसे RTI एक्ट के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया? तो आंसर होगा BCCI को। फिर पूछा, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हमने मनाया कब? हर साल मनाते हैं 21 मई को। फिर पूछा, 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन कौन है? एक ही है, कामेरिता शेरपा।
फिर पूछा भारत और नीदरलैंड ने किस राज्य की कल्पसर परियोजना में काम में तेजी लाने के लिए समझौता किया, तो ये गुजरात की है। और आखिरी प्रश्न था नासा के सैटेलाइट ने यूफ्रेट्स नदी के 2040 तक पूरी तरह से सूखने की पुष्टि की है। ये नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो आंसर होगा तुर्की में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया, तो आंसर होगा फ्रांस के लियोन में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।